क्लास 9th चैप्टर नेम साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 13 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इनको हमने देखना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सी जो है स्टेटमेंट वो फॉल्स है। यानी कि पहली स्टेटमेंट को अगर आप समझें, रीड करते हैं अगर हम, तो इसमें लिखा हुआ है कि द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर। यानी कि द एंगल, वो एंगल जो कि ऑपोजिट होगा लॉन्गर साइड के एक ट्राइंगल के अंदर, तो वो जो होगा एंगल वो ग्रेटर भी होगा, लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल लॉन्गर भी होगा। तो ये बात बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है। यानी इसको हमने प्रूफ भी किया हुआ है, इसके ऊपर बात भी की हुई है, थ्योरम भी है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, फ़र्ज़ करें ये इसकी एक साइड है, ठीक है, और ये इसकी एक और साइड है, और ये सबसे लॉन्गर साइड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये जो है मतलब पॉइंट इससे मिल जाता है अगर, तो ये क्लोज शेप बनती है। अब ये देखें, ये एंगल जो है हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें ये ए वर्टेक्स पे बन रहा है तो इसके सामने ऑपोजिट ए साइड होगी, ठीक है, और ये अगर फ़र्ज़ करें बी वर्टेक्स है और ये सी है, ठीक है। तो अब कैसे ये बात साबित होगी कि वाकई ये लॉन्गर साइड है, ठीक है। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि मतलब सर फ़र्ज़ करें ये लॉन्गर साइड है, ठीक है। अब हमने तो ये प्रूव करना है कि ये एंगल सबसे लॉन्गर है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका जो लॉजिक है वो यूँ पेश कर सकते हैं कि हम इस साइड के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक डी पॉइंट, ठीक है। यानी जितना सी से लेके ए डिस्टेंस है उतना ही सी से लेके इस डी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, और डी और ए को आपस में हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये स्प्लिट हो जाता है एंगल टू एंगल्स में, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखते हैं, अब आप ये देखें कि ये जो दोनों साइड्स अगर बराबर हैं तो ये एंगल जो इसके अंदर बन रहा है और ये वाला एंगल जो इतना पार्ट है, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आप देखें कि ये जो इस ट्राइंगल में ये एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, या चलिए अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, ठीक है, इस एंगल की बात करते हैं, तो हमने बात पढ़ रखी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये वाला एंगल, ठीक है, वो इस एंगल से जो कि नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है इससे ग्रेटर होता है। यानी अगर इस एंगल को मैं 1 एंगल कह रहा हूँ, इस एंगल को 2 एंगल कह रहा हूँ और इसे 3 कह रहा हूँ, तो हम यहाँ पे ये बात देख रहे हैं कि एंगल 1 जो है वो ग्रेटर है इन मेजरमेंट टू द एंगल 3 से, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, ठीक है। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन आप जानते हैं कि वो एक एडजेसेंट एंगल होता है। मैं इस ट्राइंगल की रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ जो ट्राइंगल ए बी डी है, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट से ये इसका इंटीरियर एंगल है, तो ये जो है एंगल ये वाला येलो वाला ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है जी। अब हमने शुरू में क्या कहा कि एंगल 1 और 2 आपस में बराबर है, ठीक है, एंगल 1 और 2 आपस में बराबर है, तो इसका मतलब कि अगर एंगल 1 बड़ा है तो एंगल 2 भी इस एंगल 3 से ग्रेटर होगा। तो हाँ, यहाँ से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो भी ग्रेटर है फिर एंगल 3 से। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अब एंगल 2 तो मतलब अगर हम एंगल ए की बात करें जो कि ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड था, वो तो एंगल 2 और फॉर एग्जांपल 4 का सम है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो एंगल ए है, कंप्लीट एंगल ए है, यानी जिसको हम बी ए सी एंगल भी कह सकते हैं, एंगल बी ए सी भी कह सकते हैं, ये सबसे बड़ा एंगल है। और ये एंगल जो 3 है या एंगल बी है ये उससे ग्रेटर है, ठीक है, एंगल बी से क्या ग्रेटर है। सिमिलरली एंगल सी से भी हम प्रूव कर सकते हैं ग्रेटर। तो बात क्या समझ में आई कि जो ग्रेटर या अपोजिट एंगल वो जो कि अपोजिट टू द लॉन्गर साइड होगा वो ट्राइंगल में एंगल सबसे ग्रेटर होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ से ये बात हम समझ भी सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इसी से नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ रही है सेकंड, उसको आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। इसमें अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। यानी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे ग्रेटर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, जो कि रॉन्ग है। यानी आप अगर ये देखें कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल ये बेस है और अब परपेंडिकुलर एक साइड बनाएंगे, चूँकि ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है, तो हम यहाँ पे कह लेते हैं कि ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में हम ज्वाइन कर लेते हैं। चलें इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, ताकि ये क्लोज शेप बन जाए। तो फर्ज करें अगर ये ए वर्टेक्स है और ये बी है और ये सी है,
तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये एंगल जो होंगे, एंगल सी और एंगल बी, ये तो 90 से लेस हैं, लेकिन सबसे जो ग्रेटर एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। जबकि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि ग्रेटर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, जो कि रॉन्ग है। यानी कि यहाँ पर हम इसे फॉल्स लिखेंगे। इसका जो रिमार्क आएगा, रिमार्क्स में हम लिखेंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस करता हूँ आपसे। जी, पार्ट नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंगल्स अदर देन राइट एंगल आर ईच ऑफ 45 डिग्री। यानी कि एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल में, यानी एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और उसकी टू साइड्स जो हैं वो इक्वल भी हों, ठीक है। टू साइड्स जो हैं वो इक्वल भी हों, तो इसे हम कहते हैं राइट आइसोसेलेस जो है ट्राइंगल, ठीक है जी। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि उसके जो एंगल्स होंगे अदर देन राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री के अलावा जो उस ट्राइंगल के अंदर बाकी दो एंगल होंगे वो दोनों 45 डिग्री के होंगे। तो इस बात को हम देख लेते हैं कि ये ट्रू है। वैसे तो यहाँ से हमें समझ आ रही है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन ये क्यों ट्रू स्टेटमेंट है, उसका रीज़न क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाता हूँ, एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, फ़र्ज़ करें इसकी ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर आएगा उसकी भी लेंथ इतनी ही आएगी, ठीक है। एग्जैक्ट दोनों बराबर आएंगी, ये और ये दोनों साइड्स बराबर आएंगी, ठीक है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है जी। अब जब हम इस वर्टेक्स को और इसको आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये ट्राइंगल पूरी बन जाती है। अब देखें, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल कितना होना चाहिए, मतलब इसके बारे में वो बात करें। फ़र्ज़ करें ये एक्स है तो ये भी फिर एक्स होगा, चूँकि दोनों साइड्स बराबर हैं, तो फिर इनके ऑपोजिट मतलब जो साइड्स के ऑपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि एक ट्राइंगल में जो तमाम एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, कोई भी टाइप की ट्राइंगल हो। अब इसमें ये एक्स और एक्स ऐड होकर 2x हो जाएंगे, जबकि ये 180 है और 90 उधर आकर 90 में 180 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वो 2x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और x किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 के, यानी कि ये 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यानी एक एंगल भी 45 है और दूसरा एंगल भी 45 डिग्री है, जो कि उन्होंने भी यही कहा। तो इस लिहाज से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसे हम मार्क कर, जैसे मैंने पहले इसका रिमार्क दे दिया था कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पार्ट नंबर 4 है जी, इसमें लिखा हुआ है कि आ ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स जो हैं, दो जो है साइड्स वो आपस में बराबर हों, उसे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। इक्वी का मतलब होता है इक्वल और बराबर मतलब साइड्स, ठीक है। तो अब देखें, अगर एक ट्राइंगल में अगर आप देखें तो कितनी साइड्स होती हैं, 3। तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल में तो 3 जो हैं साइड्स वो इक्वल होती हैं, ठीक है ना। 3 साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, जबकि वो ये कह रहे हैं कि 2 साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर हो और एक साइड बराबर ना हो, मतलब उनसे मुख्तलिफ हो, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस 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 ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जबकि इक्विलैटरल ट्राइंगल पे 3 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि आ ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये फॉल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे उनको ये कहना चाहिए था कि आ ट्राइंगल हैविंग 3 कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो फिर ये ट्रू होता, ठीक है जी। तो बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट नंबर 5, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि एक पॉइंट है और एक लाइन है, यहाँ पर फर्ज करें ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो सबसे कम तर फासला होगा वो आप 90 डिग्री के एंगल से ले सकते हैं। तो ये बात इसको हम चेक करते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि 90 का एंगल बनाता है इस पॉइंट डी पे, लाइन पे, ठीक है, और ये पी पॉइंट है कोई। अब मैं इस लाइन का कोई एक अदर देन डी एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जिसे मैं कह देता हूँ कि ये कोई ई पॉइंट है, ठीक है, ई पॉइंट है। और इस ई पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस पी पॉइंट से, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी, क्योंकि ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब देखें कि ये जो ट्राइंगल बनी है इसमें अगर आप ये बात देखें कि ये जो डिस्टेंस है क्या ये सबसे शॉर्टेस्ट है या नहीं, इसको हमने चेक करना है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसका इस ट्रायंगल का ये इंटीरियर एंगल है, ये वाला, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि इसका एक्सटीरियर एंगल अगर 90 का है तो इंटीरियर भी 90 का आएगा।
अब दूसरी बात यह है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे ग्रेटर एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब है इसके सामने वाली साइड जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। मतलब ये ग्रेटर साइड है क्योंकि ये ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट है, और ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों इस 90 डिग्री से स्मॉलर हैं, ठीक है। इसका मतलब कि ये एंगल जो ई एंगल है, हम यूं कह सकते हैं जो एंगल ई है वो लेस है ये जो एंगल डी वर्टेक्स पे बन रहा है, इंटीरियर एंगल डी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स मीन के एंगल ई के ऑपोजिट जो साइड है जिसको हम पी डी साइड कहेंगे, मैयर पी डी जो लेंथ है, ठीक है, ये लेस है किससे, मैयर पी ई साइड से, मैयर पी ई साइड से। यानी कि अगर आपने पी पॉइंट से लाइन तक आना है, अगर आप पी से डी आएंगे तो आप शॉर्टेस्ट फासला तय कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पी से ज़रा से भी डायरेक्शन मतलब डी के अदर देन डी कोई भी डायरेक्शन यूज करते हैं, कहीं भी ई कहीं भी हो सकता है, तो आपका ये फासला इंक्रीज कर जाएगा, पी डी से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पी डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो कितने डिग्री के एंगल से आया था, 90 डिग्री के एंगल से आया था। तो ये जो बात उन्होंने लिखी हुई है कि आप परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। इसको हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आ रही है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी नेक्स्ट पार्ट है कि परपेंडिकुलर टू लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यानी कि अगर आप परपेंडिकुलर एक लाइन पर बनाते हैं, यानी अगर ये फर्ज करें एक लाइन है, ठीक है, और आप इसके साथ कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं, एक दूसरी लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर होती है, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। जारी बात है कि वो एक कॉर्नर एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो वो परपेंडिकुलर्स जो हैं आपस में लाइंस कहलाएंगी। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई है, ठीक है, कि ये दोनों लाइंस उसी सूरत में एल और एम परपेंडिकुलर हो सकती हैं जब ये आपस में 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही होंगी। तो यहाँ पर हम इसका रीज़न इसका जो रिमार्क्स है वो लिख देंगे कि ये एक जो है क्या है, ट्रू स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई है। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 7 को। नेक्स्ट पार्ट है जी कि अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। यानी कि अगर एक लाइन है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और एक पॉइंट है जो कि इससे ऊपर है, यानी आउटसाइड है, यानी ऊपर या नीचे कहीं भी है, मतलब इस लाइन पे नहीं है, ठीक है, ये लाइन एल है। तो अब ये पॉइंट और ये लाइन को कह रहे हैं कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है इस लाइन के साथ, तो ये बात गलत है, ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है। नॉन कोलिनियर है मतलब कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर आए, या अगर हम एक लाइन के रेफरेंस से एक पॉइंट को देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे ये पी पॉइंट जो है लाइन एल के हिसाब से कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका जो आंसर है वो कर देंगे, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको हम फॉल्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है पार्ट नंबर 8 वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी इसमें नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड। यानी कि ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। अब इस बात को हम देखते हैं कि ये बात कैसे हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि ऐसा ही है कि दो साइड का सम ट्राइंगल में तीसरी साइड से बड़ा होता है। इसके लिए मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल चलें यहाँ पर एक ट्राइंगल पहले बनाते हैं हम। ये एक मैंने ट्राइंगल यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अब इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि इसकी फर्स्ट चलें इसको लेबलिंग भी कर लेते हैं साथ साथ। ये ए वर्टेक्स है, फर्स्ट करें ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। अब इसमें मैं कंस्ट्रक्शन ये कर रहा हूँ कि इसमें इसकी जो ये ए सी साइड है इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ इतना ही जितना कि ए से सी डिस्टेंस है उतना ही ए से डी डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। या यूँ समझ ले कि जितना ए से डी डिस्टेंस है उतना ही ए से बी डिस्टेंस है, इसके बराबर मैंने बनाया इसको, ठीक है। और बी और डी को आपस में मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, तो ये एक ट्राइंगल बन गई है जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस साइड के सामने जो ये एंगल है और इस साइड के सामने जो ये एंगल है ये भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। इनको हम कोई नाम दे देते हैं एंगल्स का, इसको एंगल 1 कह देते हैं और इसे एंगल 2 कह देते हैं, ठीक है। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, ठीक है जी। अब हम ये बात देख रहे हैं कि चूंकि ये एंगल्स बराबर हैं, ठीक है, और दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि जो एंगल मतलब यहाँ पर डी बी सी एंगल बन रहा है, डी बी सी ये वाला एंगल इस तरीके से, ठीक है। जो मेजर एंगल डी बी सी है, डी बी सी है, ये ग्रेटर है किससे, ये ग्रेटर है मेजर एंगल 1 से। चूँकि मेजर एंगल 1 और उसमें ये वाला पार्ट ऐड हो तो ये पूरा कंप्लीट एंगल बनता है। मेजर एंगल 1 सिर्फ ये वाला है जिसको मैंने शेड किया हुआ है। इट्स मीन कि अगर ये एंगल 1 से बड़ा एंगल डी बी सी है तो फिर ये एंगल 2 से भी बड़ा होगा डी बी सी एंगल, ठीक है।
तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल 2। ठीक है जी, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम इसमें एक और चीज़ ये भी बात कर सकते हैं कि जो मतलब ग्रेटर एंगल के अपोजिट ग्रेटर साइड होती है, तो जो एंगल DBC हमने कहा है, इसके सामने जो साइड आ रही है वो DC साइड आ रही है। ठीक है, वो ग्रेटर है किससे? एंगल 2 जो है इसके सामने जो साइड आ रही है BC से। ठीक है, BC से। अब आप देखें जो DC साइड है उसमें दो साइड्स मतलब ऐड हो रही हैं, एक तो A से C साइड ऐड हो रही है, AC। ठीक है, और फिर AD ऐड हो रही है। ठीक है, मेजर AD, चूँकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, कोलिनियर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन दोनों का सम जो है DC के बराबर है, और DC चूँकि BC से ग्रेटर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का सम भी फिर BC से ग्रेटर है। अब AD और AB, चूँकि ये मैंने कंस्ट्रक्शन की थी कि AB भी इसके बराबर ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मेजर AC प्लस मेजर AB। ठीक है, ये दोनों साइड का सम बड़ा है मेजर BC साइड से। तो बिल्कुल यही बात हमने ऊपर भी शो करनी थी कि किसी भी ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लिया जाए, उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आता है। तो ये बात जो ऊपर लिखी हुई है बिल्कुल दुरुस्त है, इसको हम कहेंगे ये ट्रू है, और हमने इसको प्रूफ भी किया यहाँ पे। ठीक है, इसकी शॉर्ट सी रीजनिंग जो है यहाँ पे मैंने आपको बताई है, इनको मैंने इसकी वर्किंग की और आपको बताया कि वाकई ये बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ रही है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, नाइन्थ पार्ट है कि द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज़ ज़ीरो। यानी कि अगर एक लाइन है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, कलर में डिफरेंट यूज़ करता हूँ जी, ये एक लाइन है। ठीक है, और एक पॉइंट है जो कि इसी लाइन के ऊपर है, तो फ़र्ज़ करें वो पॉइंट यहाँ पर है, P पॉइंट। अब देखिए P पॉइंट का डिस्टेंस अगर आपने लाइन से लेना है तो कोऑर्डिनेट पॉइंट का और जो लाइन का यहाँ पर मौजूद एक पॉइंट है वो दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं। ठीक है, यानी इनमें जो डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं है। तो जब हम डिस्टेंस लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। डिस्टेंस जो आएगा इन दोनों पॉइंट्स का, P और Q का, वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट जो लाइन का पॉइंट है और ये जो P पॉइंट है वो एक ही जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज़ ज़ीरो। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसके आगे हम ट्रू लिख देंगे। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। इस पार्ट में लिखा हुआ है कि ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपको ये 3 साइड्स बताई जाएं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो आप इससे ट्राइंगल बना सकते हैं, ये वो कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने अभी अभी प्रूव किया था कि ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आता है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप ये बात देखें कि जो 2 सेंटीमीटर है और जो 3 सेंटीमीटर है, अगर आप इनको प्लस करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है 5 सेंटीमीटर के। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर से बड़ा आंसर नहीं आता, बराबर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल नहीं बन सकती। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यूँ भी देख सकते हैं कि अगर आप दो साइड का कोई सी दो साइड का डिफरेंस भी चेक करें तो वो तीसरी साइड से कम होना चाहिए। जैसे अगर आप 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को माइनस करते हैं तो इसका आंसर 2 सेंटीमीटर आता है। इसको जो है वो 2 सेंटीमीटर से लेस, मतलब यहाँ जो एक डिस्टेंस है उससे लेस आना चाहिए था। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो है ट्राइंगल नहीं बन सकती। ठीक है, और इसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया है और इसका प्रूफ भी हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले MCQ में किया हुआ है। तो इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके आगे जो इसका रिमार्क आएगा, रिमार्क्स में हम लिखेंगे ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसी के से ये जो तमाम पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब जो इससे आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा।